इनके यहाँ 24 घंटे और इस फिक्र में कि अभी गोला आया, अभी फायर आया, पता नहीं मेरा बच्चा बाहर निकला तो वापस आएगा या नहीं आएगा, और हम कहाँ जिंदा रहें, किस तरह सांस लें। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि रियासत को बड़ी अहम तरीन जिम्मेदारी उनके जिम्मा है, और इसकी अदायगी में अगर वो कहीं कोताही कर रहे हैं तो जनाब वज़ीर आज़म साहब, हम ये चाहते हैं और आपसे हाथ बंद कर ये गुजारिश करेंगे कि आप इन इलाकों को और इन लोगों को प्रायोरिटी नंबर 1 पर रखें। तो मैं ये समझता हूं कि आप 5 साल में जहां भी कहीं नेग्लिजेंसी भी हुई है तो इस अभी जो खिदमत करेंगे वो आप सारी कमियां दूर कर लेंगे। इसी के साथ ये लाइव कवरेज चौधरी अख्तर योग के साथ जीएसपी ने अंदर जाओ बेटा, अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, नीचे बैठो, नीचे बैठ जाओ मेरा बेटा। ये देखें छोटे छोटे मासूम बच्चे, आप नीचे बैठ जाए। ये देखें मासूम छोटे छोटे बच्चे, बौखलाए हुए बच्चे, और ये बच्चे हैं सारे के सारे। आपने ये देखा कि ये किस तरह से इंडियन सिविल आबादियों पर और स्कूल के बच्चों पर जो अपनी फायरिंग कर रहे हैं, और इन हमारी प्राइवेट अमलाक को, दुकानों को, घरों को जिस तरह तबाह कर रहे हैं, लेकिन आलमी ज़मीर इस पर खामोश है। यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड नेशन के जो ऑब्जर्वर जो वहाँ उनके जो कंटिजेंट हैं वो आज़ाद कश्मीर में जो डिप्लॉय हैं वो खामोश हैं, और उन्होंने इस इलाके में कोई दौरा नहीं किया। इस बिलखसूस इस फायरिंग के दौर में, ये जो पिछला हफ्ता हमारा गुजरा है, इसमें कोई यूनाइटेड नेशन की प्रेजेंस नहीं रही है, और ना किसी ने वहाँ जाकर इस सूरत हाल का जायज़ा लिया और यूनाइटेड नेशन या हेडक्वार्टर तक ये रिपोर्ट पहुँचाई। और इसी तरह से दीगर जो सिविल सोसाइटीज़ हैं या हमारे जो दीगर मुल्कों के डिप्लोमेट्स जो हैं, जो उनके जो आर्मी, जो उनकी मिलिट्री के लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ, वो भी उन्होंने भी जाकर तो इस सूरत हाल का जायज़ा लेकर अपने अपने मुल्कों को इस बारे में नहीं बताया। और मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से वजारत खारजा की ये सुस्ती है कि उन्होंने इन डिप्लोमेट से न रब्ता किया, ना इनको दावत दी, और ना इनको ले जाकर वो जो अमलाक हैं, या जिस तरह से ये सूरत हाल है, जिस तरह से ये फायरिंग हो रही है, और जिस तरह से इंडियन आर्मी ने ये तबाही मचाई है, इनको दुनिया की अक़वाम को, आलमीन को इससे आगाही करते हैं। और उनके चूँकि प्रेजेंस यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद है, और इनको अगर वहाँ मौके पर ले जाते और दिखाते, तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया के हवाले से दुनिया को, उसकी बर्बरियत के हवाले से दुनिया को खबर मिलती कि इंडिया कितना ब्रुटल और कितना, यानी आज के इस दौर में एक तरफ तो वो दुनिया की छठी बड़ी सुपर पावर बनकर तो यूनाइटेड नेशन का वो परमानेंट मेंबरशिप हासिल करना चाहता है, और ऑन अदर हैंड उसकी जो इस वक्त ये सूरत हाल है जुल्म और बर्बरियत की, वो दुनिया देख लेती कि ये अगर छठवां मेंबर बनेगा तो क्या करेगा। नाज़रीन, मुझे वो गलगित बल्तिस्तान के हवाले से है कि इसको यानी उनका ये ख्याल है कि गलगित बल्तिस्तान को सूबाई दर्जा नहीं मिलना चाहिए या इस तरह नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि गलगित बल्तिस्तान के साथ हम आज़ाद कश्मीर के लोग गुज़श्ता 73 सालों से जो ज़्यादती और जुल्म कर रहे हैं, इस बेस कैंप वालों ने उनको खुद जिस तरह अलहदा किया और अपनी गवर्नमेंट की जो एक्सेस थी उन तक नहीं पहुंचाई, उनको अपने साथ शामिल करके अपनी गवर्नमेंट का हिस्सा 73 सालों में नहीं बनाया, और उनको एक एफसी के हवाले कर दिया, एक कमिश्नर के हवाले कर दिया, और कमिश्नर उनका 70 साल से निज़ाम चलाता रहा। अरे इस नाम से, चूंकि कश्मीरियों के नाम से माली वफात के हवाले से 73 साल की जो हिस्ट्री है वो कोई अच्छी नहीं है, चूंकि इस नाम पर, आज़ादी के नाम पर, तहरीक कश्मीर के नाम पर बहुत सारे लोगों ने अपने पेट भरे हैं और अपने बैंकों की तिजोरियां भरी हैं और अपने इक़्तिदार तक पहुंचे हैं, और इक़्तिदार को अपना उस कुर्सी को उस अपना मकासद रखकर, अपने मकासद में शामिल करके तो उन्होंने दौलत भी बनाई और अपना उस सियासी तौर पर एक नाम भी कमाया। लेकिन कश्मीर के हवाले से और कश्मीर के आज़ादी के हवाले से 1 इंच भी वो आगे नहीं बढ़ सके, और ना कश्मीरियों को इसका कोई फ़ायदा दे सके या पहुँचाने की कोशिश की। नाजरीन, हमारे इसी कश्मीर के हवाले से और इसी कश्मीर की आज़ादी के हवाले से पूरी दुनिया में देखें तो बहुत सारे फ्रीलांसर भी मिलते हैं, बहुत सारी तहरीकें भी मिलती हैं, बहुत सारे एनजीओ के हवाले से भी लोग आगे बढ़ते हैं और पैसे इकट्ठे करते हैं, और ना जाने वो पैसा कहाँ इस्तेमाल होता है। लेकिन इस वक्त जो पिछले उस 1 साल या 1.25 साल अब होने वाला है, और कश्मीरियों की जो हालत है इस वक्त, उससे इस कैदोबंद के हवाले से जो उनकी सूरत हाल चली आ रही है, तो होना तो ये चाहिए था कि इस वक्त पूरी दुनिया से फंड इकट्ठे करके हम उनके इलाज मालजा के लिए WHO के जरिए या यूनाइटेड नेशन के जरिए हम ये फंड पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक पाई भी
कश्मीरियों को और कश्मीरियों की इस मिजरी के हवाले से, उनके इलाज मालजी के हवाले से, उनके कारोबार तबाह हो गए, इस हवाले से हम मुसलमानों में से बिलखसूस और पूरी दुनिया ने या किसी भी इंसान ने बिलुम कोई कोशिश नहीं की कि हम उन तक पहुंच सकें और उनकी हौसला अफजाई कर सकें, उनकी माली मदद कर सकें या उनके इलाज मालजी के हवाले से कुछ कर सकें। ये एक अफसोसनाक पहलू है और इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि हमारे इस प्रोग्राम के हवाले से मैंने जो पहले अर्ज की कि इसमें पेश पर्दा या पस पर्दा कोई माली मफाद नहीं है और हम ये चाहते हैं नाजरीन कि आप इस प्रोग्राम की हौसला अफजाई सिर्फ इस हाल में करें कि हमें अपनी तजावीज़ से, अपनी आरा से हमें ज़रूर मुस्तफ़ीद करें ताकि हम इस प्रोग्राम को कश्मीरियों की और कश्मीर की आज़ादी के लिए बेहतर पैराए में इसको आगे ले जा सकें, बढ़ा सकें। नाजरीन, पिछले दिनों कश्मीर यानी नीलम वैली में जो इंडिया ने जो सुतम ढहाया, जो फायरिंग की और निहाते हमारे जो नीलम वैली के जो हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे नौजवान हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, आप ज़रा देख सकते हैं कि उन पर जो फायर किए गए, उनकी अमलाक को तबाह किया गया, उनकी दुकानों को, उनके घरों को, हमारे स्कूलों को, स्कूल की बच्चियों और बच्चों को जिस तरह से जख्मी किया गया। मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए आप भी देखें और सुने कि यहाँ किस तरह से जुल्म ढाया जा रहा है और हमारी अफवाज ने या हमारे सिविल सोसाइटी ने, अफवाज तो भरपूर जवाब देते रहे, लेकिन सिविल सोसाइटी ने या हमारी हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने इस हवाले से क्या किया, वो जवाब फिर आप लोग वहाँ रहते हैं, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि उनका इसमें क्या किरदार रहा है। ज़रा सुनिए इस वीडियो। वालेकुम सलाम सरदार साहब, ये जो पिछले दिनों हमारी कंट्रोल लाइन यानी नीलम वैली पर जो फायरिंग मुसलसल हुई, उस हवाले से और कश्मीर की इस बदलती हुई सूरत हाल, आज़ाद कश्मीर के जो आने वाले इलेक्शन है उस हवाले से और गिलगित बल्तिस्तान में जो हाल ही में इलेक्शन हुए उस हवाले से अगर आप मुख्तसर तरीन अपनी इनपुट्स, अपना तजिया दे सकें ताकि हम अवाम, हमारे जो नाजरीन हैं वो सुन सकें कि आने वाले दिन कश्मीर की आज़ादी के हवाले से, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से क्या पैगाम आपकी तरफ से, आपका क्या तजिया है? साहब बहुत शुक्रिया, आपने लाइन पे लिया मुझे। आज़ाद कश्मीर में कंट्रोल लाइन पर जो भारतीय फायरिंग है वो भारतीय बौखलाहट और जो शिकस्त खुर्दा जहनीत है मोदी की, ये उसका एक शाखसाना है जो आए रोज़ वो भारत के जो अंदरूनी हालात हैं उनसे तवज्जो हटाने के लिए कंट्रोल लाइन पर इस तरह के की हरकतें करता है और कंट्रोल लाइन पे जो हमारी सिविलियन आबादी है उसको अपनी दरिंदगी का निशाना बनाता है भारत। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। बाकी आज़ाद कश्मीर की जो ओवरऑल पॉलिटिक्स हैं वो आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं शाह साहब, और आने वाले दिनों में बहुत सारी चेंजेस हम देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर में। आज़ाद कश्मीर का जो इंतज़ामी ढांचा है उसके हवाले से भी बहुत सारी तब्दीलियाँ होंगी। जो आज़ाद कश्मीर की हमारी जो लीडरशिप है अक्रॉस द बोर्ड, तमाम पार्टियां जो आज इलेक्शन की तैयारी कर रही हैं, मेरा अपना इस हवाले से एक तजरिया ये भी है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इंतज़ामी हमारा ढांचा है उसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें आने वाले वक्तों में वो तब्दील होती नज़र आ रही हैं। और मेरी ज़ाती राय ये है कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन जो हैं वो एक 50-50 की पोजीशन पे आए हुए हैं। मुमकिन है कि जो पार्लियामेंट, पाकिस्तान की कौमी असम्बली पार्लियामेंट गिलगित बल्तिस्तान के को सूबाई स्टेटस देने के हवाले से जो तरामीम ला रही है, कश्मीर की जो हैसियत है उसको जिस तरह तब्दील किया जा रहा है, मुमकिन है आज़ाद कश्मीर के अंदर एक इलेक्शन के हवाले से एक आईनी बहरान पैदा हो जाए और वहाँ इलेक्शन क्वेश्चन मार्क भी हो सकते हैं। अच्छा, तो आपका क्या ख्याल है कि चलो लेट अस से कि अगर हम ये समझते हैं कि अगर ये मौजूदा जो पैटर्न है इसी को आज़ाद कश्मीर में कंटिन्यूएशन, इसी को कंटिन्यू रखते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ वहाँ कोई सीटें ले सकेगी? इस वक्त तो हमें तहरीक इंसाफ वहाँ किसी भी हल्के में मजबूत नज़र नहीं आ रही, बिखरे हुए नज़र आ रहे हैं। एक हल्के में 20-20 कैंडिडेट नज़र आ रहे हैं, कैंडिडेट ज़्यादा हैं लेकिन वोटर्स के हवाले से मैं ज़रा सा कंफ्यूज हूँ।